नमस्कार, स्वागत है आपका शासक और इतिवृत्त मतलब थीम 9 के दूसरे सत्र में। वैसे आपको याद होगा कि पिछले सत्र में हमने मुगल सल्तनत का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था और उनकी इतिवृत्तियों की चर्चा भी की थी। आज हम अकबर की सुलह कुल नीति की चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि सुलह और कुल का मतलब बताएं तो आप क्या कहेंगे? सुलह का मतलब हार्मनी, मतलब सबके साथ अच्छे रिश्ते रखना, और कुल का मतलब सारी समूहों के साथ, कम्युनिटी या ग्रुप्स के साथ। बच्चों, अकबर की धार्मिक नीति के मुख्य रूप से दो पक्ष थे, उसकी राज्य की नीतियां और उसके अपने व्यक्तिगत विचार तथा रूढ़िवादी को समाप्त करने की कोशिश की। अकबर की नीतियों ने धार्मिक विरोधी समाज में सामंजस्य और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया। चलिए देखते हैं कि अकबर की सुलह कुल नीति के मुख्य उद्देश्य या मुख्य विचार क्या थे। बट उसको जानने के लिए हमें उसके शासनकाल से उसके व्यक्तित्व को और उसके विचारों को पहले अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में मतलब 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। 1571 में अकबर पर अलगाववादी सूफियों का प्रभाव बढ़ता चला गया और 1573 में शेख मोहम्मद बिन चिश्ती को उसने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। 1575 में ही अकबर ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण भी करवाया। उसने साम्राज्य में कई अलग अलग जातीय और धार्मिक समुदायों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, जैसे हिंदू, जैन, पारसी और मुसलमान। शांति के सूत्र के रूप में अकबर ने धार्मिक और जातीय समूह की मध्यस्थता भी की और वह न्याय और शांति सुनिश्चित करने के हमेशा पहलू में रहता था। सुलह कुल में सभी धर्मों और विचारधाराओं को अपनी विचारधारा, अपने विचारों को प्रकट करने की या अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता थी। सुलह कुल का आदर्श राज्य की नीतियों के माध्यम से लागू किया गया था। साम्राज्य के अधिकारियों को निर्देश भेजे गए थे कि वह प्रशासन में सुलह कुल नीति का पालन करें। ईद, शबे बारात और होली जैसे त्योहारों को दरबार में खूब धूमधाम से मनाया गया, मतलब सारे धर्मों के त्योहारों को खूब जोर शोर से मनाया जाता था। विभिन्न जातीय और समूहों की भर्ती दरबार में अनेक पदों पर की गई ताकि सबके साथ सम्मान का व्यवहार किया जा सके। अकबर द्वारा लोगों को उच्च सम्मान दिया जाता था, जो कि उनकी प्रतिभा के आधार पर होता था। अकबर को सारे धर्मों के मूल्य को समझने का बहुत शौक था। इसी कारण फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया गया, जहां सारे धर्मों के विद्वानों या स्कॉलर्स को एक साथ बिठाकर उनके बीच उनके धार्मिक मूल्यों पर आधारित चर्चा को वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था। और इसके साथ साथ उसने जेसुइट मिशन को भी भारत आने का बुलावा भेजा। मतलब बच्चों, अकबर ने सबके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश की। चलिए देखते हैं कि उसका सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण सत्ता पर क्या विचार था, जिसका मतलब होता है जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अबुल फजल कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के साथ चार सत्वों की रक्षा करता है। पहला जीवन, दूसरा धन, तीसरा सम्मान और चौथा विश्वास। और उसके बदले में वह आज्ञा पालन और संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। सो इसी को ही जस्ट सॉवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इनके राजधानी नगर किस प्रकार के थे और कहाँ-कहाँ थे। मुगल साम्राज्य का हृदय उसका राजधानी नगर था, जहां पर दरबार लगाया जाता था। बच्चों, राजधानियां बहुत बार बदली गई थी। लोधी वंश की राजधानी आगरा थी, जिस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। बाबर के शासन के 4 वर्षों तक दरबार अलग अलग स्थान पर लगाए गए। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। 1570 के दशक में ही फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का भी निर्णय लिया गया। फतेहपुर सीकरी अजमेर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित थी और अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी वहीं थी, जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान में बदल गई।
अकबर ने सीकरी मतलब फतेहपुर सीकरी की मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का भी आदेश दिया। 1585 में राजधानी को लाहौर स्थापित कर दिया गया। अकबर के बाद शाहजहां का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। इसमें इमारत निर्माण के लिए पर्याप्त धन भी जमा किया गया था। इमारत निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। 1648 में दरबार, सेना, शाही परिवार नई राजधानी शाहजहानाबाद ले गए। शाहजहानाबाद मतलब दिल्ली, दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में। यह शाहजहानाबाद एक नई शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार। बच्चों, यह झलकियाँ देखिए। क्या आप राजा के दरबार की कुछ झलकियाँ देख पा रहे हैं? चलिए आप ही बताइए कि आप इस चित्र में या इस पिक्चर में दरबार की कौन-कौन सी चीजें नोटिस कर पा रहे हैं? असल में मुगल शासन में केंद्र में शासक बादशाह होता था। उसकी पूरी व्यवस्था उसके नियंत्रण पर आधारित होती थी। राज सिंहासन को एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। इतिवृत्तियों ने मुगल सम्राट वर्ग के बीच हैसियत को निर्धारित करने के लिए नियम बनाए गए थे। दरबार में किसी की हैसियत इस बात पर निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। किसी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं जाने या आने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। दरबार में बोलने के नियम और शिष्टाचार निर्धारित कर दिए गए थे। अगर कोई शिष्टाचार का उल्लंघन करता था तो उसे दंड दिया जाता था। अभिवादन के तरीके से भी हैसियत का पता लगता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था, उस व्यक्ति की हैसियत उतनी ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। आत्मनिवेदन सबसे उच्चतम रूप सिजदा था। सिजदा या दंडवत करना। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चार तस्लीम तथा जमीन बोसी मतलब जमीन को चूमना जैसे कुछ तरीके अपनाए गए थे। जेम्स के दूत मतलब थॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया। उसके साथ बैठने के लिए कुर्सी की भी मांग की, जिसे सारे के सारे लोग बिल्कुल अचंभित हो गए। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रथाओं से करता था। उसके बाद पूर्व की तरह मुंह कर कर एक छोटे से छज्जे, जिसको हम झरोखा दर्शन कहते हैं, झरोके पर आता था। उसके नीचे लोगों की भीड़ लगी होती थी जो कि बादशाह के दर्शन का इंतजार करती थी। लोग, जिनमें सैनिक, शिल्पकार, किसान और बच्चे, बहुत सारे लोग शामिल होते थे। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जनता के मन में विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। झरोखे में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के लिए प्राथमिक कार्य के लिए सार्वजनिक सभा या दीवाने आम में जाता था। फिर वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था, जहां राज्य के वरिष्ठ मंत्री शासक के सामने अपनी याचिका प्रस्तुत करते थे। और इवन कर मतलब टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से आधारित बातों को भी ब्यौरा वहां पर दिया जाता था। बच्चों, बादशाह वहां उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्य एवं वास्तुकारों की बनी हुई इमारतों के नक्शे को भी देखता था। त्योहारों के अवसर में दरबार का माहौल जीवंत हो जाता था और चारों ओर सजावट की जाती थी। मुगल शासक वर्ष में 3 मुख्य त्योहार मनाते थे: शासक का जन्मदिन, वसंत आगमन और नौरोज। जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं के साथ तोला जाता था और बाद में यह वस्तुएं दान में बांट दी जाती थीं। देखा बच्चों आपने कि किस तरह से बादशाह का दरबार कितना जीवंत था और वहां पर हर समुदाय के लोगों को वहां पर स्थान दिया जाता था और हर त्योहार भी मनाए जाते थे।
अब हम बात करेंगे बच्चों पदवियों की, उपहार और भेंट की। राज्याभिषेक के समय या किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। मुगल सिक्कों पर भी बादशाह की पूरी पदवी होती थी। योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राज्य तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। किसी व्यक्ति की उन्नति उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवी के हिसाब से जानी जाती थी। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसिफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजात जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। पदवी या तो अर्जित की जा सकती थी या उन्हें पाने के लिए पैसे भी दिए जा सकते थे। अन्य पुरस्कारों में जामा भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हो। जामे को राजा का आशीर्वाद माना जाता था। उसके बाद होता था सरप्पा। सरप्पा एक अन्य उपहार था। सरप्पा का मतलब है सर से पांव तक। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे। पहला जामा, पगड़ी और पटका। कई बार बादशाह द्वारा रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजीरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में कभी-कभी दे देता था। एक दरबारी को राजा के पास कभी भी खाली नहीं जाना होता था। उसे नज्म के रूप में कुछ ना कुछ या थोड़ा सा धन या पेशकश या मोटी रकम भी हो सकती थी, वह बादशाह को पेश करनी होती थी। चलिए बच्चों, अब है पुनरावृत्ति का समय। आज हमने किया कि अकबर की सुलाहे कुल नीति क्या थी, सामाजिक न्याय के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता का क्या मतलब है, मुगलों की राजधानियां कहाँ-कहाँ थी, मुगल दरबार और उनके द्वारा दी गई पदवियां, उपहार या भेंट किस प्रकार होती थी। बच्चों, अब समय है क्वेश्चंस का, मतलब प्रश्न और उत्तर का। पहला प्रश्न, मुगल काल में आदर्श राज्य की अवधारणा को समझाइए। दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य में शाही या राजधानी शहर का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, मुगल दरबार में की गई व्यवस्था के महत्व का आकलन कीजिए। चौथा प्रश्न, शीर्षकों और उपहारों के संबंध में इतिवृत्तियों से प्राप्त जानकारी की जांच कीजिए। और पांचवा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि मुगल सम्राट अकबर ने जानबूझकर अजेयता की आभा पैदा की थी? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर को पूरक कीजिए। अब बच्चों, समय है एक्टिविटी का। पहली गतिविधि, आप लाल किले के वर्चुअल ट्रिप पर जाएं और देखें कि किस तरह दीवाने आम और दीवाने खास में क्या-क्या अलग था और ऐसा क्यों हुआ होगा। दूसरी गतिविधि, लाल किला में एक म्यूजियम भी है जहां राजाओं और रानियों द्वारा पहने गए वस्त्र आज भी एग्जिबिट किए गए हैं। उन्हें ध्यान से देखिए और सोचिए कि ऐसे वस्त्र दिल्ली की गर्मी और सर्दी में किस तरह से वो लोग पहनते होंगे। इसी के साथ यह सत्र यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।